नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। मैं धारा सिंह गुजर। देखिए दोस्तों, अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास में भी अपन बहुत बड़ा साम्राज्य और बहुत बड़ा राजवंश के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, जहां से दोस्तों आपकी प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम कोई ऐसी नहीं है जहां से इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं आता हो। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के महान साम्राज्य मगध साम्राज्य के बारे में, और मगध साम्राज्य में भी गुप्त वंश के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों देव क्लासेज ऑनलाइन पाठशाला में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों मैं आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूं दोस्तों, सभी को राम राम। और दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि एक बार अपने इस क्लास को दबा करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपके अपने साथी अपने इस क्लास से वंचित न रह सके। क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक आपका चल रहा है और यहां से प्रत्येक एग्जाम में आपका क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए दोस्तों, अपन टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। अपन ने पिछली क्लास के अंतर्गत गुप्त वंश के या गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में चर्चा की है, जिसे भारतीय इतिहास में दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि विक्रमादित्य के बारे में अपन ने पिछली कक्षा के अंतर्गत दोस्तों अध्ययन किया था। यानी कि उसके बारे में अपन ने उसकी प्रशासनिक या उसकी राजनीतिक स्थिति पर अपन चर्चा कर रहे थे दोस्तों। वहीं से अपन आगे से शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। दोस्तों अपन देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो आपके गुप्त वंश का महान राजा था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। अब तक के जितने भी राजा अपन ने पढ़े हैं दोस्तों, इन सभी राजाओं में इन तीन राजाओं का स्थान कुछ अलग है। यानी कि ये तीन राजा आपके गुप्त काल में बहुत अच्छे थे। उसके बाद में अपन इसकी चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, यानी कि चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और उसी का इतिहास अपन दोस्तों पढ़ रहे हैं। इसी महान राजा के बारे में दोस्तों हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अरे नमस्कार बेटा, नमस्कार, राधे राधे, राम राम बेटा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत दोस्तों। मैं एक बार फिर कहता हूं दोस्तों, सभी एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे अपन क्लास का आनंद कुछ और होगा दोस्तों। देखिए चलते हैं अपन चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके दरबार में यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों का समूह था। 9 विद्वानों का समूह था, जिसे इतिहास में दोस्तों जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता था। देखिए बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इधर देखिए बेटा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों का समूह रहता था, जिसे इतिहास में बेटा किस नाम से जाना जाता था? इतिहास में नवरत्न के नाम से जाना जाता था। यानी कि इसके दरबार में, इसकी सभा में दोस्तों 9 महान विद्वान थे गुप्त काल के अंतर्गत। उन्हें 9 विद्वानों को दोस्तों नवरत्नों की संज्ञा दी गई है। और किसके दरबार में थे दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार के अंतर्गत इसके दरबार में 9 विद्वानों का समूह था दोस्तों। इसने अपने शासन काल में यानी कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी, ध्यान देना बेटा, इसने
गुप्त राज्य की दूसरी राजधानी किसको बनाया बेटा? एक बार बताने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है बेटा। एक बार प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने इसको हजारों बार इतिहास के अंतर्गत पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी भारतीय कौन से नगर को बनाया था। देखिए दोस्तों, एक बार प्रयास कीजिए, आंसर आपके आने वाला है, इंतजार करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। दोस्तों मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूं। एक बार इधर देखिए कि चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी, दूसरी राजधानी किसको बनाया? प्रथम राजधानी गुप्त वंश की या गुप्त साम्राज्य की पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी विक्रमादित्य ने किस शहर को बनाया? एक बार बताने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल आंसर आ गया है और देखिए दोस्तों, आपका आंसर है उज्जैन। क्या है बेटा? उज्जैन कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने या विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। तो दोस्तों उज्जैन के दरबार में यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों का समूह था, जिसे इतिहास में 9 रत्नों की संज्ञा दी गई है। देखिए कितना आनंद आ रहा है दोस्तों इतिहास की क्लास के अंतर्गत। यानी कि आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे मगध साम्राज्य के अंतर्गत उज्जैन नगरी की यात्रा के अंदर देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इन 9 रत्नों का नाम देखिए बेटा। पहला है आपका कालिदास, 9 रत्न है बेटा, देख लीजिए। दूसरा है आपका वेताल भट्टी, तीसरा है बेटा आपका अमर सिंह, और चौथा है बेटा आपका वराह मिहिर। अगला है बेटा आपका छपणक, अगला है बेटा 9 रत्नों में शंकु, अगला है बेटा घटक, पर, और अगला है धनवंतरी, और अगला है बेटा आपका जो सबसे अंत में है वर रुचि। देखिए एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अरे सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे बेटा, बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत राधे राधे। आपका स्वागत है बेटा देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन पाठशाला में। आप सभी का दोस्तों, अरे अपने दोस्तों को भी बताने का प्रयास कीजिए, एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए मेरे दोस्तों। और फिर देखिए क्लास का आनंद। देखते हैं आगे। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न थे उज्जैन के दरबार में, उज्जैन की सभा में, उज्जैन के परिसर के अंतर्गत विक्रमादित्य के 9 रत्न थे। उनका नाम दोस्तों आपके सामने है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इन 9 महान विद्वान, 9 महान रत्नों के नाम आपके सामने हैं। देखिए सबसे पहले आता है बेटा गुप्त काल के महान विद्वान कालिदास। इसकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आपके गुप्त काल की कला और संस्कृति में साहित्य के अंतर्गत यहां इतना ही देखेंगे, आगे अपन विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों कालिदास के बाद में विक्रमादित्य के दरबार में वेताल भट्टी नाम का विद्वान था, अमर सिंह नाम का भी विद्वान था, और दोस्तों महान खगोलविद और महान ज्योतिष आचार्य विक्रमादित्य के दरबार में थे और उनका नाम था वराह मिहिर। क्या नाम था बेटा? वराह मिहिर। उसके बाद में 9 रत्नों के अंतर्गत छपणक,
शंकु और घटक पर। और इसी के दरबार में दोस्तों महान विद्वान धनवंतरी भी था। धनवंतरी के बाद में दोस्तों कौन आता है? वररुचि। ये सभी दोस्तों आपके विक्रमादित्य के दरबार में महान विद्वान थे और इतिहास में और विद्वानों ने इन्हीं महान व्यक्तियों को दोस्तों विक्रमादित्य के नवरत्नों की संज्ञा दी है। यहां तक कोई समस्या दोस्तों नहीं है? आगे चले, देखिए बेटा, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर दक्षिणी राज्य कुंतल के राजा काकत्स वर्मा के दरबार में भेजा था। किसने? विक्रमादित्य ने अपने महान विद्वान, संस्कृत के महान विद्वान कालिदास को अपना दूत बनाकर दक्षिण भारतीय राज्य कुंतल के नरेश काकत्स वर्मा के दरबार में कालिदास को दूत बना करके भेजा था। कई बार आपके एग्जाम में आया है दोस्तों, याद रखने वाली बात है, हजारों बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंतर्गत आ चुका है। ये लाइन यहां से ध्यान रखना कि गुप्त वंश के किस राजा ने कालिदास को दक्षिण भारत के अंतर्गत दूत बना करके भेजा था, ध्यान रह जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसका उल्लेख कहां मिलता है बेटा? देखिए इसका उल्लेख परमार राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश में इसका वर्णन है। श्रृंगार प्रकाश में इसका वर्णन है। यहां तक कोई समस्या? देखिए बेटा, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य ने कालिदास को अपना दूत बना करके कहां भेजा? काकत्स वर्मा के दरबार में। कहां का राजा था काकत्स वर्मा? दक्षिणी भारत के कुंतल प्रदेश का राजा था। हमें इस चीज की जानकारी दोस्तों कहां से हो रही है? इस चीज की जानकारी में परमार राजा भोज का ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश से हमें ये जानकारी मिलती है कि विक्रमादित्य ने कालिदास को अपना दूत बनाकर दक्षिण भारत के कुंतल राज्य के राजा काकत्स वर्मा के दरबार में भेजा था। यहां तक कोई समस्या दोस्तों नहीं है बेटा? चलिए आगे अपन चलते हैं। अरे बेटा सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, अरे सभी को राम राम दोस्तों। आपका स्वागत करता है देव क्लासेज बूंदी। दोस्तों सभी को नमस्कार और आगे अपन चलते हैं। देखिए आगे हमें अगला जो आता है आपका, अगला जो राजा है आपका वो है बेटा कुमार गुप्त। कौन है? कुमार गुप्त। देखिए समय है बेटा इसका 414 ईसा से लेकर 454 ईस्वी तक, ये इसका समय हो गया।
देखिए इसकी उपाधि, हमें इसकी उपाधि प्राप्त होती है बेटा, और वो है महेंद्रादित्य। कौन सी? महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य इसकी उपाधि थी, किसकी बेटा? कुमार गुप्त की। आपका चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के बाद में जो मगध साम्राज्य गुप्त वंश का राजा बनता है वो दोस्तों आपका कौन है? कुमार गुप्त है। इसका समय है 414 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक। इसकी दोस्तों में इतिहास या ग्रंथों के अंतर्गत एक उपाधि प्राप्त होती है और उस उपाधि का नाम है महेंद्रा आदित्य। क्या नाम है बेटा? महेंद्रा आदित्य। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले, देखिए दोस्तों, इसने अश्वमेध यज्ञ किया, और मयूर प्रकार की मुद्राएं चलाए। किसने? कुमार गुप्त ने। देखिए आगे देखिए बेटा, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख और सिक्के कुमार गुप्त के ही प्राप्त होते हैं। कुमार गुप्त के ही प्राप्त होते हैं। देखिए बेटा, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। नमस्कार बेटा, नमस्कार, राधे राधे। देखिए बेटा, मगध साम्राज्य में गुप्त वंश का शासन अपन देख रहे हैं। गुप्त वंश के बारे में जानकारी अपन ले रहे हैं। अपन ने इससे पहले देखा विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय की राजनीतिक स्थिति। गुप्त वंश में दोस्तों आपके विक्रमादित्य के बाद में आपका मगध साम्राज्य के ऊपर कुमार गुप्त नाम का व्यक्ति राजा बनता है। और दोस्तों इसका जो समय है आपका वो है 414 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इसकी उपाधि हमें प्राप्त होती है महेंद्रा आदित्य। कौन सी उपाधि बेटा? महेंद्रा आदित्य। देखिए दोस्तों, आगे बात आती है कि इस कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया और मयूर प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन या सिक्के इसने जारी करवाए। कौन से प्रकार बेटा? मयूर प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ या किसने सिक्के ढलवाए? तो कुमार गुप्त ने गुप्त वंश के अंतर्गत मयूर प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। यहां तक आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। आगे देखिए कि गुप्त वंश में, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख और सिक्के किस राजा के हमें प्राप्त होते हैं? वो है बेटा आपका कौन? कुमार गुप्त। कौन है बेटा? कुमार कि गुप्त वंश या मगध साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक सिक्के और सर्वाधिक अभिलेख किस राजा के प्राप्त होते हैं दोस्तों? आपके कुमार गुप्त के हमें सबसे ज्यादा अभिलेख, सबसे ज्यादा सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। तो यहां तक कोई समस्या दोस्तों एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से, फिर अपन आगे चलते हैं बेटा। देखिए आगे, यहां तक कोई समस्या देख ले बेटा एक बार।
बेटा आगे देखिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त वंश के अंतर्गत देखिए, कुमार गुप्त के समय के सिक्कों का ढेर राजस्थान के बयाना भरतपुर से भी मिलता है। भरतपुर से मिलता है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों हजारों बार पूछा गया है कि राजस्थान के बयाना से किस गुप्त वंश के या गुप्त शासक के सिक्कों का ढेर हमें प्राप्त होता है? कुमार गुप्त के सिक्कों का। कई बार क्वेश्चन आता है कि कुमार गुप्त के सिक्कों का ढेर राजस्थान में कहां से हमें प्राप्त होता है? दोस्तों आपके बयाना भरतपुर से हमें गुप्त वंश के महान राजा कुमार गुप्त के सिक्कों का ढेर दोस्तों प्राप्त होता है। आगे देखिए बेटा, आगे अपन चर्चा करते हैं। देखिए, विल्सन अभिलेख से इसके प्रारंभिक शासन की जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख से हमें कुमार गुप्त के प्रारंभिक शासन की जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों विल्सन अभिलेख से हमें कुमार गुप्त के प्रारंभिक शासन की जानकारी दोस्तों हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में इसके संपूर्ण शासन की जानकारी दोस्तों कहां से प्राप्त होती है? प्रारंभिक जानकारी विल्सन अभिलेख, और संपूर्ण शासन की जानकारी दोस्तों कहां से प्राप्त होती है? वो देखिए, वत्स भट्टी के मंदसौर अभिलेख से। वत्स भट्टी के मंदसौर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर अभिलेख से इसके संपूर्ण शासन की जानकारी हमें दोस्तों प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, एक बार और देखने का प्रयास कीजिए। कुमार गुप्त के समय सिक्कों का एक ढेर हमें राजस्थान के बयाना भरतपुर से प्राप्त होता है। कई बार ये आपका क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है। अरे दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे बेटा, राम राम बेटा, आपका स्वागत है देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन पाठशाला में बेटा। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। एक बार अपने इस क्लास को दोस्तों दबा करके लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर देखिए क्लास का आनंद कैसा रहता है दोस्तों। जब ज्यादा से ज्यादा आपके साथी आपके साथ दोस्तों इस क्लास को पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद के साथ पढ़ते हैं, फिर इस क्लास का आनंद ही कुछ और होगा दोस्तों। चलें बेटा आगे देखिए, कुमार गुप्त के हमें शासन की प्रारंभिक जानकारी विल्सन अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। कौन से अभिलेख से दोस्तों? विल्सन अभिलेख से हमें कुमार गुप्त के शासन की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद इसके संपूर्ण शासन की जानकारी दोस्तों
कहां से प्राप्त होती है। वत्स भट्टी ने मंदसौर का अभिलेख लिखवाया और इस अभिलेख से दोस्तों हमें इसके शासन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि इसने मगध साम्राज्य के कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से प्रांतों पर शासन किया, जनता के कल्याण के कौन कौन से कार्य किए, कौन से राजनीतिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सुधार, सब की जानकारी कहां से मिलती है। वत्स भट्टी के मंदसौर अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। चले दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए बेटा, कुमारगुप्त के समय प्रांतीय शासकों का उल्लेख प्रांतीय शासकों का उल्लेख इन अभिलेखों से होता है। अब कौन कौन से अभिलेख है जिससे हमें दोस्तों कुमारगुप्त के प्रांतीय शासकों या प्रांतीय राज्यों के राजाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। एक बार देखिए बेटा, सबसे पहले आता है आपका मंदसौर अभिलेख। अभी अपन ने देखा था वत्स भट्टी ने इसका निर्माण करवाया और देखिए मालवा के मंदसौर अभिलेख में उल्लेख है कि मालवा के दसपुर प्रांत के जो गवर्नर या राजा था, कौन था दोस्तों? बंधु वर्मा। कौन था बेटा? बंधु वर्मा। कौन है बेटा? बंधु वर्मा। किसके राजा है? मालवा प्रांत के दसपुर राज्य के राजा बंधु वर्मा है। जानकारी कहां से मिल रही है? मंदसौर के अभिलेख से हमें जानकारी मिल रही है बेटा। देखिए दोस्तों, मंदसौर अभिलेख यह बात बताता है कि मालवा प्रांत के दसपुर प्रांत या दसपुर राज्य के राजा कौन है? बंधु वर्मा। आगे देखिए और कौन कौन सी उसकी जानकारी मिलती है बेटा। करमदंडा अभिलेख, करमदंडा अभिलेख। देखिए इस अभिलेख से हमें क्या प्राप्त होता है कि अवध का गवर्नर कौन था? कुमारगुप्त के समय। देखिए बेटा, कौन था? पृथ्वी सेन। कौन था? पृथ्वी सेन। कहां का? अवध का गवर्नर। उसके बाद में दामोदर ताम्रलेख से, दामोदर ताम्रलेख, दामोदर ताम्रलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पुड्डुवर्धन प्रांत का गवर्नर चिरादत्त था। पुड्डुवर्धन प्रांत का गवर्नर कौन था? चिरुदत्त। कौन था बेटा? चिरुदत्त। कहां का? पुड्डुवर्धन प्रांत का गवर्नर कौन था? चिरुदत्त। उसके बाद में तुमैन अभिलेख से प्राप्त होता है, तुमैन अभिलेख। क्या जानकारी प्राप्त होती है इस अभिलेख से कि एरन प्रदेश का गवर्नर घटोत्कच, एरन प्रदेश का गवर्नर
घटोत्कच था। कौन था? घटोत्कच। एक बार इधर देखिए, बहुत आनंद आएगा बेटा। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है बेटा ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। बहुत आनंद आ रहा है बेटा आपके साथ लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़ करके। बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, ये मैंने पहले भी आपको बताया था और आज फिर बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिर क्लास का आनंद आपको नहीं आएगा यदि मैं कमेंट पढ़ूं। देखिए अपन पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य में कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के बारे में अपन देख रहे हैं दोस्तों, और इसके अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि कुमार गुप्त के समय प्रांतीय शासकों का उल्लेख हमें निम्नलिखित अभिलेखों से प्राप्त होता कि इसके शासन काल के समय मगध साम्राज्य के प्रांतों के कौन कौन से व्यक्ति गवर्नर थे। देखते हैं। देखिए मंदसौर अभिलेख से हमें उल्लेख प्राप्त होता है दोस्तों कि मालवा प्रांत के दसपुर राज्य के राजा बंधु वर्मा थे। कौन थे बेटा? बंधु वर्मा। कौन? बंधु वर्मा। अगला अभिलेख आता है बेटा, और ये अभिलेख है आपका करमडंडा अभिलेख। इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि अवध प्रदेश का गवर्नर पृथ्वीसेन नाम का व्यक्ति था। कौन था बेटा? पृथ्वीसेन। कहां का गवर्नर? अवध प्रदेश का गवर्नर। कहां का बेटा? अवध का गवर्नर कौन था? पृथ्वीसेन था। आगे देखिए हमें कुमार गुप्त के दामोदर ताम्रलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि पुड्डोवर्धन प्रांत का गवर्नर बेटा कौन था? चेरुदत्त नाम का व्यक्ति था। कौन से नाम का? चेरुदत्त नाम का व्यक्ति। किस प्रांत का गवर्नर था? पुड्डोवर्धन प्रांत का गवर्नर कौन था? चेरुदत्त नाम का व्यक्ति था। आगे देखिए कुमार गुप्त के अगले अभिलेख में, और अभिलेख है आपका तुमैन अभिलेख। कौन सा है बेटा? तुमैन अभिलेख। और इस अभिलेख से जानकारी मिलती है दोस्तों कि एरण प्रदेश का गवर्नर कौन था? घटोत्कच नाम का व्यक्ति था। कहां का था बेटा? ये एरण प्रदेश का गवर्नर था। किस प्रदेश का बेटा? एरण प्रदेश का गवर्नर कौन था? घटोत्कच नाम का व्यक्ति था। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है बेटा। आगे चलिए, चले बेटा आगे देखिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अरे मेरे लाडलो, समस्या भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप हमारे साथ है तो कभी समस्या होगी नहीं, क्योंकि पहले हम दोस्तों समस्याओं का समाधान करके आते हैं। देखिए बेटा आगे अपन चर्चा करते हैं। देखिए कुमार गुप्त ने नालंदा में महाविहार की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों? महाविहार की स्थापना की, जो बेटा कालांतर में शिक्षा का महान केंद्र बना। महान केंद्र बना और नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
देखिए बेटा, कुमार गुप्त ने अपने शासन काल के समय ही नालंदा में एक विहार की स्थापना की थी, जो बाद में आगे चल करके शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बना, बहुत महान केंद्र बना। और वो दोस्तों आगे चल करके नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ बेटा? नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसकी स्थापना किसने की? महान गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए बेटा आगे, हैंगसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने ही बनवाया था। कौन कह रहा है ये बात? हैंगसांग क्या कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य का महान राजा कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया या पूछे जाने वाले लाइन है। हजारों बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी या किस वंश के समय किस राजा ने करवाई थी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। आगे अपन और चर्चा करेंगे बेटा, जब अपन कला और संस्कृति गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पर राजाओं के राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अरे नमस्कार बेटा, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव क्लासेज ऑनलाइन पाठशाला में दोस्तों आपका। देखिए मेरे लाडलो आगे, देखिए बेटा, कुमार गुप्त के समय पुष्य भूतियों का आक्रमण हुआ था। किसके समय में पुष्य भूतियों का आक्रमण हुआ था गुप्त साम्राज्य में बेटा? कुमार गुप्त के समय में ही पुष्य भूतियों का आक्रमण हुआ था। और इसकी जानकारी हमें दोस्तों कहां से प्राप्त होती है? देखिए इसकी जानकारी दोस्तों हमें स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से होती है। भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी प्राप्त होती है। एक बार इधर देखिए बेटा, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा दोस्तों। आप सभी को जो लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं बेटा, उन सभी को एक बार मैं कहता हूं कि आप ब्लैक बोर्ड पर देखने का प्रयास कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं बेटा। देखिए, कुमार गुप्त ने नालंदा में महाविहार की स्थापना करवाई थी और जो बाद में क्या बना बेटा? शिक्षा का महान केंद्र बना। क्या बना? शिक्षा का महान केंद्र बना। और दोस्तों बाद में यही महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ बेटा? नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहां तक कोई समस्या बेटा नहीं होगी। देखिए
हैंग सांग ने कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने ही की थी। ये बात कौन कह रहा है? चीनी यात्री वैंग सांग कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसने की? कुमार गुप्त ने की। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। देखिए बेटा आगे, कुमार गुप्त के समय पुष्य भूतियों के आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था बेटा? पुष्य भूतियों का। और इसकी जानकारी में कहां से प्राप्त होती है वो देखिए बेटा, इसकी जानकारी में इसके बेटे स्कंद गुप्त था, कुमार गुप्त का बेटा स्कंद गुप्त है। और स्कंद गुप्त ने अपने शासन काल में एक अभिलेख लिखवाया, बेत्री स्तंभ लेख। और इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है बेटा कि पुष्य भूतियों ने मगध साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण का सामना करने के लिए कुमार गुप्त ने अपने बेटे स्कंद गुप्त को पुष्य भूतियों के विरुद्ध भेजा। यहां तक कोई समस्या? मामला क्लियर है बेटा? आगे चले, देखिए आगे चलते हैं बेटा। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं अगले राजा की, और वो है बेटा आपके स्कंद गुप्त। कौन है बेटा? स्कंद गुप्त। देखिए समय है इसका बेटा 454 से लेकर के 467 ईस्वी तक स्कंद गुप्त ने मगध साम्राज्य के ऊपर 454 से लेकर 467 तक दोस्तों क्या किया? शासन किया मगध साम्राज्य के ऊपर। ये दोस्तों आपका कुमार गुप्त का बेटा था और कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद में मगध साम्राज्य का राजा बनता है। हमें जूनागढ़ और गढ़वा अभिलेख के अभिलेखों से इसके शासन की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। स्कंद गुप्त के जूनागढ़ और गढ़वा अभिलेखों से दोस्तों हमें इसके शासन काल की पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और देखिए बेटा इसके समय में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पर्ण दत्त था। कौन था बेटा? पर्ण दत्त। ध्यान रखना कि स्कंद गुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? पर्ण दत्त नाम का व्यक्ति था। आगे अपन देखते हैं सौराष्ट्र प्रांत की राजधानी क्या थी बेटा? देखिए बताने का प्रयास कीजिए एक बार। सौराष्ट्र प्रांत की राजधानी गुप्त वंश में क्या थी? गिरनार। क्या थी बेटा? गिरनार। गिरनार का प्रशासक पर्ण दत्त का बेटा चक्रपालित था।
कौन था बेटा? चक्रपाली। एक बार इधर देखिए बेटा, अपन कुमार गुप्त के बाद में उसके बेटे स्कंद गुप्त के बारे में गुप्त वंश के जानकारी अपन देख रहे हैं। और इसके अंतर्गत इसका समय 454 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक इसने मगध साम्राज्य के ऊपर दोस्तों शासन किया था। इसके शासन काल की जानकारी जूनागढ़ और गढ़वा के अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि हमें स्कंद गुप्त के शासन की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? जूनागढ़ और गढ़वा के अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है जो साथी ऑनलाइन सेशन से जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। देखिए चलते हैं अपने अपने टॉपिक के और। इसके समय में दोस्तों सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पर्णदत्त नाम का व्यक्ति था। कौन था बेटा? पर्णदत्त नाम का व्यक्ति सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था या उपराजा था। सौराष्ट्र प्रांत की राजधानी दोस्तों गुप्त काल में गिरनार थी और गिरनार का प्रशासक या राजा दोस्तों पर्णदत्त का बेटा चक्रपालित नाम का व्यक्ति था। कौन था? चक्रपालित था। कहां का प्रशासक? गिरनार का प्रशासक। यहां तक बेटा कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़े, चलिए बेटा आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त की देख रेख में मौर्यकालीन सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली लाइन है, हजारों बार ये लाइन दोस्तों आपके एग्जाम के अंतर्गत पूछी गई है। और ध्यान देना बेटा यहाँ पर कि स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त की देख रेख में मौर्यकालीन सुदर्शन झील की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। शुरुआत दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस झील की हुई थी और इसने सम्राट अशोक के समय इसको पूरा करवाया गया था। लेकिन गुप्त साम्राज्य में स्कंद गुप्त के समय में ये दोस्तों आपकी झील टूट गई थी और टूटने के बाद इसको स्कंद गुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राजा पर्णदत्त की देख रेख में इसका मरम्मत करवाई गई थी। यहां तक कोई समस्या? देखिए बेटा आगे स्कंद गुप्त के समय पहला होन आक्रमण हुआ था। ध्यान देना कि सम्राट स्कंद गुप्त के समय में मगध साम्राज्य के ऊपर पहला होन आक्रमण हुआ था और इसकी जानकारी में कहां से प्राप्त होते हैं? देखिए इसकी जानकारी स्कंद गुप्त के इसकी जानकारी दोस्तों हमें स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से होती है। जूनागढ़ अभिलेख से
होती है। देखिए बेटा, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए ब्लैक बोर्ड की तरफ कि स्कंदगुप्त ने पालनदत्त की देख रेख में मौर्य काल में बने सुदर्शन झील की क्या करवाए बेटा, मरम्मत करवाई थी। क्या करवाए, मरम्मत करवाई थी। इसका निर्माण की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई और इसको पूरा सम्राट अशोक ने करवाया और इसको यह बाद में टूट गई थी और फिर इसकी मरम्मत कौन करवा रहा है, स्कंदगुप्त के समय पालनदत्त ने इस झील का मरम्मत करवाई थी। स्कंदगुप्त में भारत में पहली बार हॉर्न आक्रमण हुआ था और इसकी जानकारी दोस्तों हमें कहां से प्राप्त होती है, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों बताइए कि अपनी क्लास कैसे लगी, आनंद आया या नहीं आया दोस्तों, मजा आया या नहीं आया, एक बार कमेंट बॉक्स में कम इम्प्रेस करके बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से दोस्तों का कमेंट में आंसर आता है। ये थे दोस्तों आपके गुप्त साम्राज्य के महान राजा और अपना अगले क्लास में दोस्तों गुप्त साम्राज्य के प्रवर्ती शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी समय दोस्तों आपके जो ऑनलाइन लाइव सेशन होता है भारतीय इतिहास का गुप्त काल का 12 से 1 बजे तक दोपहर में आपकी ये क्लास दोस्तों इतिहास की लगती है आपके लिए। दोस्तों आपकी इस क्लास के अंतर्गत आप पूरे जोश और जुनून और जिज्ञासा के साथ में दोस्तों जुड़ने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए कि इतिहास का कैसा आपको आनंद अनुभव होता है। दोस्तों सभी को दोस्तों मेरी ओर से नमस्कार, देव परिवार की ओर से भी दोस्तों मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं दोस्तों, और सभी को दोस्तों राधे राधे और नमस्कार दोस्तों। मिलते हैं कल इसी समय।